जी, मैं निकुंज राठौड़, अंश एक्जिम, गुजरात राजकोट में मेरा कंपनी है और सर के साथ मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ डेडिकेटली, और वो जो भी सिखाते हैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे किसान खुद आकर मांगता है और जिसमें मार्जिन भी सबसे ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे किसान खुद आकर मांगता है और जिसमें मार्जिन भी सबसे ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्री अंश के झटका मशीन की, क्योंकि एग्री अंश अपने डीलर्स को सिर्फ मेरे प्यारे एग्रो रिटेलर्स, अगर आपकी एग्रो की दुकान है और अगर आप यह सोच रहे हैं कि अपने धंधे को कैसे बढ़ाया जाए ताकि हमें पीछे प्रोडक्ट की सर्विस भी ना करनी पड़े, उसके पीछे बहुत सारा नॉलेज भी। किसान भाइयों को झटका मशीन लेने के बाद उसके इंस्टॉलेशन में बहुत ही तकलीफें आती है। यह वीडियो में मैं आपको यही सॉल्व करने वाला। ये मेरे अभी के वीडियो है जिसके अंदर मिलियंस के अंदर, लाखों के अंदर व्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जब ये फ्रेमवर्क हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, जब ये पता नहीं था कि वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर एंगेजमेंट कैसे लिया जाता है, उसके पहले हमारे वीडियो कैसे थे, उसका एक एग्जाम्पल। खेतों की रखवाली के लिए अब खेतों की रखवाली के लिए अब किसान भाइयों को रात भर नहीं जागना पड़ेगा। 10 बीघा से लेकर के 100 बीघा तक के खेत की रखवाली हो सकती। खेतों की रखवाली के लिए अब किसान भाइयों को रात भर नहीं जागना पड़ेगा। 10 बीघा से लेकर के 100 बीघा तक के खेत की रखवाली हो सकती है झटका मशीन लगाकर। 2000 रुपये। आपने देखा होगा इसके अंदर जो वीडियोस थे उसके अंदर ना ही तो इतना एंगेजमेंट है, ना ही तो कोई हुक है, ना ही तो ऐसा कोई वैल्यू है कि जिसके आधार पे हमारा जो आईसीपी है वो हमारी वीडियो पूरी देखे। लेकिन सर ने जो सिखाया कि जो वीडियो है वो आईसीपी बेस्ड होने चाहिए, उसके अंदर जो हमारे कस्टमर हैं उसके डिज़ायर पॉइंट का कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए, उसके जो हुक पॉइंट है ताकि उसका जो स्क्रॉलिंग का जो पैटर्न है वो रुक जाना चाहिए। यह सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की। उसके बदले हमें जो रिजल्ट मिला वो आप देख सकते हैं। एक वीडियो के अंदर 1.2 मिलियन है, दूसरे के अंदर 2.9 मिलियंस हैं, तीसरे के अंदर 3.2 मिलियन व्यूज़ हैं, 5.2 है, यानी कि एक वीडियो तो हमारा 10.5 मिलियन तक चला गया है। इसके आधार पे हमें जो भी लीड्स आनी शुरू हुई और हमारे जो फॉलोअर्स अलग अलग चैनल्स के अंदर बढ़ गए। पहले हमारे 2000-3000 के आसपास फॉलोअर थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम 3 साल से वीडियो बना रहे थे उसकी। 3 साल के अंदर हमारे फॉलोअर्स 2000, 3000, 5000 के आसपास थे। ये फ्रेमवर्क फॉलो करने के बाद हमारे जो फॉलोअर्स बढ़े वो हो गए 45,000 और 50,000 के आसपास। इसके बदौलत हमें इतनी लीड्स आई कि हमारे 10 सेल्स पर्सन की जो टीम थी वो भी हमें कम पड़ने लगी, यानी कि हर रोज़ से 500 से लेकर के 600 तक हमें कॉल आते थे, लेकिन जो सेल्स टीम थी वो सारे कॉल रिसीव ही नहीं कर पाती थी। लीड जो है वो ख़राब हो जाती थी, वेस्ट हो जाती थी। उसके चलते हमें तुरंत हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है वो शुरू करना पड़ा। एचआर के अंदर सबसे पहले रिक्रूटमेंट करनी पड़ी, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट को दिन रात लगा करके रिक्रूटमेंट के लिए लीड चलानी पड़ी ताकि लोग हमारे यहाँ ज्वाइन करें। सेल्स के अंदर, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब दुनिया कहती थी कि मार्केट मंदा है, सीजनल है, काम तो कुछ सीज़न में ही होता है, और आउट सीज़न में लोग अपनी टीम को छटनी करते थे, यानी कि उसको कम करने की कोशिश करते थे। हमारे वहाँ आउट सीज़न में रिक्रूटमेंट की कोशिश चालू रहती थी। एक लीड्स आई, लीड्स तो कार्य भर के आई। दूसरा हुआ कि उसके ऊपर से धंधा भी बहुत आया। लेकिन जब ऐसा चलता रहा और बाद में जब देखा तो कहीं ना कहीं हमने महसूस किया कि प्रॉफिट जो है वो थोड़े से कम होने लगे, या फिर प्रॉफिट जो है वो इतना नहीं है जितना सेल्स बढ़ रहा है या फिर टर्नओवर बढ़ रहा है। और वहीं जा कर के, और उसका रीज़न था, हमने इंट्रोस्पेक्ट किया अपने खुद के अंदर। तो हमारा जो मार्केट था, हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे थे वो था किसान।
यानी कि हमारे पास जो लीड आती थी वो डायरेक्ट किसान की आती थी, कंज्यूमर की आती थी। अब किसान का क्या होता है कि वो उसको हर एक चीज़ शुरू से समझानी पड़ती है, ज़ीरो से समझानी पड़ती है कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कैसे लगाया जाता है, कितना स्पेसिफिकेशन है, कितनी रेंज है, कितनी वैरायटी है, वगैरह वगैरह वगैरह। आखिर किसान सब कुछ जान लेता है, पूछ लेता है, फिर वो लेता है अपने बगल वाले जो भी नज़दीक में उसका जो दुकान वाला है वहाँ से। तो ऐसा चलता रहा। हमारे जो बंदे थे वो हर एक किसान से बात करते थे, 1 घंटा आधा घंटा हमारे वैल्यूएबल पर्सन का टाइम खराब होता था। आखिर में एक ऑर्डर आता था और उसको भी 1 साल तक सर्विस देनी पड़ती थी। तो हमने सोचा कि यार हमारा ये जो मार्केट है कहीं ना कहीं लफड़ा है, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लीड्स आ रही है, सेल्स भी आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है, उल्टा खर्चा बढ़ रहा है रिक्रूटमेंट का। उसके आधार पे जब हेमंत सर के साथ 1-to-1 हमारा गाइडेंस हुआ उसने हमें जो ज्ञान दिया कि भाई तुम गलत मार्केट के अंदर एफर्ट डाल रहे हो, तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे अगर अभी जो कर रहे हो वही तुमने करना चालू रखा। यानी कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं गलत है। आपको ये मार्केट को टारगेट नहीं करना है, अलग मार्केट को टारगेट करना है जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचा सके। उसको उसने नाम दिया प्रॉफिट मार्केट डिस्कवरी। वो हमने समझा, उसके ऊपर से अलग आईसीपी क्रिएट किया, अलग सेगमेंट क्रिएट किया और अलग टारगेट ऑडियंस, यानी कि हम रिटेलर्स को टारगेट करना शुरू किए, रिटेलर्स के साथ बातचीत करना शुरू की। उसके नीड, पेन, डिज़ायर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्जेक्शन सारा अलग से निकाला। उसका हमने इंट्रोस्पेक्ट किया, आईसीपी अलग से निकाला, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू किया, प्रॉफिट मार्केट डिस्कवरी करी और उसके बाद हमने अलग से हमारे वीडियोस, अलग से कंटेंट, अलग से चैनल, वो सारे का सारा हमारा जो कंपनी का पूरा कह सकते कि बिजनेस मॉडल ही चेंज करना शुरू कर दिया। हमारी पूरी टीम इसके ऊपर लग गई कि अब हम किस तरीके से नए सेगमेंट के अंदर जा सकते हैं। हमारे वीडियोस भी उसी तरीके से शूट होने शुरू हो गए कि अब हमें अलग तरीके से अलग लोगों को एंटरटेन करना है, उसको हमारी ओर अट्रैक्ट करना है। तो हमारी लैंग्वेज वीडियो के अंदर एक पूरा अलग से स्टूडियो बनाया ताकि हम रिटेलर्स को टारगेट कर सके, ना ही कि किसानों को। ये सर ने अभी जो सिखाया कि भाई आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो फाउंडेशन के चलते हमारे आईसीबी को समझ करके जो भी फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी हमने फुलफिल करी। उसके आधार पे, आईसीबी के आधार पे मार्केटिंग मैसेज बनाने शुरू किए और वीडियो कंटेंट भी उसी तरीके से बनाने शुरू किए। अब ये चीज़ हो गई, हमारे पास रिटेलर्स की सारी इंक्वायरीज भी आनी शुरू हो गई, रिटेलर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए, प्रॉफिट भी दिखना शुरू हो गया। अब उसके पीछे सर ने अभी अभी हमें बताया कि नर्चरिंग होना चाहिए, हमारा जो कस्टमर है वो हमारे साथ रुकना चाहिए। धीरे धीरे उसका जो कन्वर्जन, अभी जो सर ने बताया था कि आपका कन्वर्जन वैल्यू उसके साथ कितना है, वो आपका कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि लीड्स आपके पास आती है लेकिन कन्वर्जन हो पाता है या नहीं, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना लीड लाना। तो हमारा पहले का सिस्टम यह था कि लीड आती थी, जितनी ज़्यादा लीड आती थी उतने हम ज़्यादा सेल्स पर्सन को लाते थे, और जब नया सेल्स पर्सन लाते थे तो एक नया फ़ोन ला करके उसको देते थे और एक नया सिम कार्ड उसको दे देते थे। ज़्यादातर यही रहता है, हमारा कॉमन सेंस यही कहता है कि भाई ज़्यादा लीड है तो ज़्यादा फ़ोन चाहिए, ज़्यादा बंदे चाहिए। लेकिन उसमें होता क्या था कि भाई 10 अलग अलग नंबर हैं, एक कस्टमर के पास हमारी कंपनी के 10 अलग अलग नंबर हैं। तो एक कस्टमर 3 लोगों से बात करता था, जिसका रेट नीचे आता था, जिसके साथ उसको मज़ा आता था, उससे वो माल खरीद लेता था, सिंपल। और हमारी मुश्किलें कहीं और थी कि कोई बंदा है, फ्रेशर है, लेकिन कस्टमर इतना वैल्यूएबल है, इतना बड़ा ऑर्डर दे सकता है, यह फ्रेशर बंदा उसको टैकल ही नहीं कर पाता, तो कस्टमर चला जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी टीम के अंदर बहुत ही स्किल्ड बंदे हैं जिसके ऊपर 50% से ज़्यादा सेल्स टिका हुआ होता है। अब वो नखरे दिखाने लगते हैं या वो एब्सेंट रहते हैं, तो फिर वापस से वही प्रॉब्लम, एक टीम की प्रॉब्लम, एक कस्टमर ना संभलने की प्रॉब्लम।
तो ये जो मॉड्यूल था उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी कि लीड्स तो बहुत थी, सेल्स टीम के ऊपर हम डिपेंडेंट होते जा रहे थे कि जो 3-4 बंदे हैं जो अच्छे अच्छे कस्टमर को संभाल पाते हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और नए जो सेल्स पर्सन हैं या फिर बड़े कस्टमर को अगर नए सेल्स पर्सन फ्रेशर के साथ मिलवा दिए तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। और कस्टमर का रिटेंशन का जो सिस्टम था वो भी इसकी वजह से बहुत ही गड़बड़ था, क्योंकि एक कस्टमर किसी एक बंदे से बात करता था, उसको मज़ा आता था, लेकिन कभी कभार गलती से भी दूसरे बंदे से उसके साथ बात चली जाती थी, रेट में कुछ ना कुछ फ़र्क उसको नज़र आता था, उसका विश्वास टूट जाता था। तो उसमें वापस सर के साथ बात हुआ, सर ने कई सारी थ्योरी सिखाई, उसके आधार पे बाकी जो हमने अब जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, हम अभी जो सीख रहे हैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन, CRM सॉफ्टवेयर, कस्टमर नर्चरिंग, हमारे जो ऑटोमेशन की क्लासेस हो रही हैं, उसी के आधार पे हमारी कंपनी के अंदर एक सिस्टम सेट हुआ जिसके अंदर व्हाट्सएप ऑटोमेशन, IVR सिस्टम और CRM सॉफ्टवेयर तीनों का इंटीग्रेशन करवाया। और उसके पीछे अब कंपनी का एक ही नंबर है और कस्टमर नर्चरिंग की पूरी सिस्टम है। यानी कि कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले जिस तरीके से रिसेप्शनिस्ट के पास आता है उस तरीके से एक ही बंदे के पास जाता है जिसको हम कहते हैं ओपनर, और वह ओपनर लोग लीड को क्वालिफाई करते हैं। उसके ऊपर एक नया स्टेज आता है क्लोजर, जहां लीड जाती है तो उसको क्लोज किया जाता है, उसकी नीड का एनालिसिस किया जाता है, उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसके पेन पॉइंट क्या है, उसके आधार पे उसको एक बार क्लोज किया जाता है। फिर वो अगर वो लीड कस्टमर बन जाती है तो फिर उसको रिपीटर वाले जो एक्सपर्ट सेल्स पर्सन है उसके पास भेज दिया जाता है ताकि वो उससे ज़्यादा क्रॉस सेल और अप सेल कर पाए, उसके साथ रिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बना पाए। तो यह एक पूरा सिस्टम सर ने हमारी कंपनी के अंदर सेट करवाया जी। तो इस तरीके से ओपनर, क्लोजर और रिपीटर का सिस्टम। और अगर कोई बंदा मान लो कि ऑर्डर अभी नहीं देता है, ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं 2 महीने बाद दूंगा, सीजन में दूंगा, XYZ, तो फिर उस बंदे का वो लीड का नर्चरिंग शुरू हो जाता है। यानी कि फनल में एक बार कोई लीड आ गई तो उसको बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब वो लीड अंदर आ गई तो जब तक वो माल नहीं लेता है तब तक वो किसी भी सेल्स पर्सन के पोर्टफोलियो में ही रहता है। ऐसा एक ज़बरदस्त सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाया। उसके पीछे जो थियरीज काम कर रही थी, जो कंसेप्ट सर सिखा रहे थे, वो थे कस्टमर टैगिंग का सिस्टम सर ने सिखाया, सर ने सिखाया कस्टमर नर्चरिंग का फ्रेमवर्क, सर ने सिखाया सेल्स का फनल का ऑटोमेशन किस तरीके से किया जा सकता है। और एक ही नंबर होना चाहिए पूरी कंपनी के, एक जिस तरीके से कोई बड़े से बिल्डिंग 100 माले की बिल्डिंग के अंदर एंट्री गेट एक ही होता है, उस तरीके से हमारा भी एक क्वालिफिकेशन का एक नंबर होना चाहिए। वो सारी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ये पूरा सिस्टम लग गया। उसके बाद एक ऐसा मॉडल डेवलप हुआ जिसकी बदौलत पहले हम एनी टाइम 10 बंदों को लगा करके 100 कस्टमर को संभाल पाते थे। आज वही 10 बंदे, अब हमारी कैपेसिटी है 1000 से 2000 बंदे भी संभाल सकते हैं। उसके बाद एक नया मोड़ आया, सर ने समझाया 100 करोड़ सेल्स फ्रेमवर्क। मैं पहली बार उतना एक्साइटेड हुआ था जब सर ने इसको इंट्रोड्यूस इस तरीके से किया था कि ये वो सेल्स का फ्रेमवर्क है जो सर मैंने डिज़ाइन किया है कि इसके बदौलत 100 करोड़ से ज़्यादा सेल्स हो चुकी है। अब मैं इतना एक्साइटेड था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई ये एक फ्रेमवर्क जिसके बदौलत 100 करोड़ से ज़्यादा सेल्स कैसे हो सकती है, ऐसा कोई फॉर्मूला कैसे हो सकता है जो एक। तो लेकिन ये था, जब सर ने उसको सिखाया तो मैंने उसको तुरंत ट्राई करना चालू कर दिया। तो मैंने उसी फ्रेमवर्क के आधार पे एक वेबिनार डिज़ाइन किया। ये वेबिनार के अंदर 2-3 दिन एडवर्टाइज चलाए और करीबन 50 जैसे रिटेलर्स को जोड़ा। और आखिर में मैंने उसको ऑफर दिया कि अगर आप हमारी डीलरशिप लेते हो तो आपको 1 साल के अंदर 6 लाख का सेल करना पड़ेगा हमारी, यानी कि हमारे से 6 लाख का परचेज करना पड़ेगा। और ऐसे 50 लोगों को जब मैंने इस फ्रेमवर्क के ज़रिए
मेरी डीलरशिप देनी चाहिए, मेरी डीलरशिप बेचनी चाहिए। तो उसमें से आखिर में 3 लोग जो थे वो कन्वर्ट हो चुके थे, उसने अपना जो टोकन अमाउंट था वो मुझे डाल दिया था, यानी टोकन परचेज उसने कर दिया था। तो हमारा कन्वर्जन हुआ, 50 में से 3 डीलरशिप हमें मिल चुकी थी और उसका टारगेट था 1 साल के अंदर 6 लाख का हमारे से परचेस करना। तो हमारा सेल एक ही वेबिनार में 2 दिन की एडवर्टाइज में एक ही दिन में हुआ था 18 लाख का। ये ट्रायल मोड था। अब तो सैंडविच खा लिया, अब तो ताली बजा दो यार। ये हमारा जस्ट ट्रायल मोड था कि 50 के अंदर लगभग 50 जितने उसके अंदर रिटेलर्स थे, उसमें से 3 हमारी डीलरशिप कन्वर्ट हो चुकी थी और एक ही दिन में हमारा 18 लाख का सेल्स निकल चुका था। अगर हमारी टीम ने सब ने मिल करके ये प्लान किया है कि हम एक नहीं, हम हफ्ते में 2 वेबिनार करेंगे और अब हम एक वेबिनार के अंदर सिर्फ 50 लोगों को नहीं लेंगे, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग लगाएंगे, ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, उसको भी अच्छे फाउंडेशन के साथ करेंगे। एक वेबिनार के अंदर एवरेजली 200 से 300 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। तो मान लीजिए वो 200 से 300 है और वीक के अगर हम 2 वेबिनार्स करते हैं और तो इसी कन्वर्जन रेट के आधार पे एक वेबिनार के अंदर 8 से 9 लोग कन्वर्ट होने की संभावनाएं हैं। अगर हमने ये वीक के अंदर 2, इस तरह के महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, तो महीने के अंदर हम 8 से 9 वेबिनार इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो मंथली हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा कन्वर्जन का वो हो सकता है 64 से लेकर के 72 के आसपास, और हमारी जो सेल एक मंथ में हो सकती है वो हो सकती है 3.84 करोड़ से लेकर 4.32 करोड़ के आसपास। अगर इसी फ्रेमवर्क को और भी एग्रेसिवली इंप्लीमेंट किया जाए और भी एग्रेसिवली और कंसिस्टेंटली चलाया जाए तो मंथली अगर 64 से 72 रिटेलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, ऐसे अगर 12 मंथ कंटिन्यू किया जाए तो एक साल के अंदर 768 से लेकर 864 रिटेलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सेल्स हो सकती है ईयरली 46 करोड़ से लेकर 51 करोड़ से आसपास। तो आप सोच सकते हो कि भाई अभी हमारा फिलहाल जो टर्नओवर है, जो हमारा सेलिंग है ईयरली, वो 6 करोड़ है। पिछले 3 साल में हमने ये अचीव किया है, लेकिन अब एक साल के अंदर हो सकता है 46 टू 51 करोड़ के आसपास। तो लगभग 8 से 10 गुना जा सकते हैं। अगर ये आंकड़े जो है वो हाइपोथेटिकल लग रहे हैं तो मेरी टीम में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि भाई ये डायरेक्ट 50 करोड़ कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने उसको समझाया कि पूरे भारत के अंदर 7000 के आसपास तालुके हैं। जिस तरह से हमारे गुजरात में 253 तालुके या डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उस तरह से पूरे भारत में 7000 है। एक तालुके के अंदर करीबन 35-40 जितनी दुकान होती है, उसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो पोटेंशियल पूरे इंडिया के अंदर इतना है। हमें तो चाहिए सिर्फ 700 से 800। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है अगर हम अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये पूरा जो मार्केट है उसका 1% भी अभी नहीं है। तो ये कोई ऐसे हवाई या काल्पनिक चीज़ें नहीं है। मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई ये हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट है और जो अभी ये सेगमेंट के अंदर कोई काम ही नहीं कर रहा है और इस तरीके से तो कोई नहीं कर रहा है। तो जो भी पोटेंशियल है उसके हिसाब से तो 0.5% भी हम नहीं चाह रहे हैं। तो ये तो बहुत ही इजी टास्क है हमारे लिए। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ को लेकर के आने वाले साल में हम सब साथ मिल करके इस तरह का कहीं पे एक माइलस्टोन खड़ा करेंगे। ऑसम, वंडरफुल, गुड जॉब। तो निकुंज जी, ये जो प्रोजेक्शंस आपने दिए हैं, मैं चाहता हूँ अगले SDM लाइव में आप इसी तरीके से वापस आएँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखाएं कि देखो मैंने हर महीने ये वेबिनार्स किए थे, 1 to many सेलिंग मैंने करी थी और मेरा रेवेन्यू पिछले साल का
50 करोड़ है. इज दैट पॉसिबल? वंडरफुल, गुड जॉब, थैंक यू.